किया तो डरना क्या। मुग़ल आज़म भारत के सिनेमा के इतिहास में एक ऐसी आइकॉनिक फ़िल्म है, जिस व्यक्ति ने देखी होगी वो तो बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकता है कि किस बड़े लेवल पे, किस बड़े कैनवस पे इस फिल्म को बनाया गया उस ज़माने में 50s में। वैसे तो ये फ़िल्म बनते कई साल लगे, कई मुश्किलें आई इस फिल्म को बनने में, और पर जब बनी तो इस फिल्म ने इतने इतिहास पैदा किए भारत के सिनेमा के इतिहास में कि कमाल ही हो गया। और सबसे बड़ी इसने ग्रॉस, उस समय की जो फिल्म थी, सबसे बड़ी इसने रेवेन्यू जनरेट किया। ये वो फिल्म है जिसके बिना भारतीय फिल्म इतिहास को अधूरा माना जाएगा। एक फिल्म, एक इतिहास सिनेमा का, मुग़ल आज़म से पहले का और एक मुग़ल आज़म के बाद का। तो मुग़ल आज़म जो फिल्म है, इसको बनाने में जो मुश्किलें आई उसके बहुत सारे कारण थे, लेकिन आप सोचें कि जिस मुग़ल आज़म को बनाते बनाते जिन लोगों ने इसको बनाया, प्रोड्यूस किया, कितना उनको फाइनेंशियली लॉस हुआ। उस समय मुश्किल चैलेंजेस आए, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। लेकिन आप सोचें कि उस मुग़ल आज़म को कोई स्टेज पे आपको दिखाना चाहे लाइव आपके सामने, तो ये और भी उससे मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कहते हैं ना, जब जुनून हो तो सब कुछ संभव है, पॉसिबल है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको सोचा, कंसीव किया और करके दिखाया। और जब करके दिखाया तो जिस तरह से उसको एक्सेप्टेबिलिटी मिली, जिस तरह लोगों ने उसको सराहा, फिर वो आगे की बात है। और हमारी इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है कि वो लोग जिन्होंने ये एक और इतिहास रचा है मुग़ल आज़म। एक तो फिल्म है और एक उसका जो थिएट्रिकल और उसका जो म्यूज़िकल एक शो के रूप में जो लेके आए हैं। तो हमारे साथ हैं फिरोज़ अब्बास खान साहब, जिन्होंने इसको, इस सपने को पहले देखा और फिर साकार किया। तो मीनाक्षी जी मेरे साथ हैं, हम लोग मिलके सबसे पहले आपको तारुफ़ करवाएंगे। फारूक जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए यहाँ हमारे ऑफिस में आके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम लोग को यहाँ बुलाया, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके जी। और जो किरदार निभा रहे हैं इस प्ले में, प्ले ही कहेंगे हम थे जी, जो मेन किरदार है मधुबाला का, जो उस समय आपने देखा अनारकली का, और वो है नेहा सरगम जी। नेहा जी, आपका भी स्वागत है। और इसमें एक बहार करके बहुत ही कमाल का एक करैक्टर है इस सारे प्ले में, और वो भी हमारे साथ हैं रूपा मुखर्जी जी। रूपा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं भूल ना जाऊं आनंद दावरे जी, जिन्होंने, जो इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। आपका भी बहुत बहुत वेलकम है हमारे आज की इस छोटी सी महफिल में। और मीनाक्षी जी मेरे साथ हैं जी। जी हाँ, ये जो मुग़ल आज़म, ये जो मूवी है, इसके साथ इतनी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। हमारे कॉलेज के टाइम में मुझे याद है कि हमारा 2 आवर्स की ब्रेक थी नेक्स्ट पीरियड लगने में, तो पता था कि आज टीवी पर मुग़ल आज़म आनी है। हम लाइब्रेरियन के पास गए तो उन्होंने हमें टीवी पर मूवी नहीं लगा कर दी। वी वेंट टू द प्रिंसिपल से स्पेशल परमिशन ली कि हम चल के वहाँ पर वो मूवी देखेंगे। तो इतना जुनून होता था। और पर बाय चांस जैसे ही मूवी शुरू होने वाली थी, लाइट गई, तो हम लोग वहाँ से भागे घर की तरफ। तो मेरा घर सबसे पास था, तो सारे फ्रेंड्स ने सोचा कि इसके घर चलकर मूवी देखेंगे। पर रास्ते में जाते जाते ही वो गीत शुरू हो गया, जो मुग़ल आज़म का जो सबसे फेमस जो सॉन्ग है, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो ऐसे लग रहा था कि गली में और जो लोगों के घर आए उनके घरों में घुसकर देख लिया जाए तो क्या आनंद आएगा। और ये जो आप म्यूज़िकल ये लेकर आ रहे हैं, एक ये जो परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं, जब लोग इसको लाइव देखेंगे, और मुझे पता है कि इसमें लाइव सिंगिंग भी होने वाली है, और बहुत अच्छे आप सेट्स लेकर आ रहे हैं, और इसके साथ बहुत सारी आपकी कास्ट है, बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स में ये सब जो आप वो वहाँ पर वो हमें दिखाने वाले हैं, तो कितना आनंद आएगा उसका मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। और बहुत सारी जगहों में आपने ऑलरेडी परफॉर्म किया है, बहुत सारी कंट्रीज़ में परफॉर्म किया है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस का जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन कितनी की जो बहुत ज़्यादा एंगेज थी, वो आपको कहाँ ज़्यादा मज़ा आया? ये बताना ज़रा थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ हम गए हैं हमें लगभग उसी किस्म का जो है रिस्पांस मिला है। और ये बात तो है कि टोरंटो की ऑडियंस और जो वैंकूवर की ऑडियंस, जो कनाडा की ऑडियंस होती है, उनका अपना एक जोश होता है, उनका अपना एक तरीका होता है इजहार करने का। तो ये हम जो है बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं टोरंटो और वैंकूवर में शो करने के लिए।
जी, आप थोड़ा बताएं अपने करेक्टर के बारे में, क्योंकि अनारकली और सलीम की जो प्रेम कहानी है उस पे ही, उसके इर्द गिर्द सारा इसका प्लॉट घूमता है। मेन करेक्टर है आपका, और इतना इसको डायलॉग से लेके जो हर एक छोटी छोटी बारीकी को याद रखना, परफॉर्म करना। अब खैर बहुत आप इतने सारे इसके एपिसोड कर चुके हैं, इतनी बार कर चुके हैं, पर हर बार करने में मज़ा आता होगा अलग से, कुछ ना कुछ नयापन लाने की कोशिश भी तो करते होंगे। आई मीन कुछ ना कुछ, हाँ, इनोवेटिव। जी, एक्चुअली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जितनी बार ये शो करती हूँ मुझे ऐसा लगता है मेरे पहला या दूसरा शो है, क्योंकि हर बार क्योंकि इसमें कोई कट्स नहीं है, रीटेक्स नहीं है। एक बार आप स्टेज पे चले गए तो फिर शुरू हो जाता है। यस, तो यू हैव टू एक्चुअली, मतलब बहुत सब कुछ आपको दिमाग में रखना होता है कि कुछ भी गलत ना हो। तो हर बार एक नयापन उसकी वजह से आ जाता है, बिकॉज लाइव है, नई ऑडियंस है, हम ह्यूमन है, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी वजह से एक नर्वसनेस और एक नयापन वाली फीलिंग रहती है। और हाँ, सलीम के प्यार में ही तो इतने गाने गा दिए मैंने, इसलिए बन पाया मुगले आजम। तो जी, प्यार की कहानी है, लव स्टोरी है। आप बताएं थोड़ा अपने करेक्टर के मेरे बारे में, रूपा जी। जो बाहर का करेक्टर है इसमें, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट करेक्टर है सारे इस एपिसोड में। जी, तो मेरा जो कैरेक्टर है दैट इज़ एक्चुअली शी इज़ अ वेरी एम्बिशियस वूमन बाहर, और वो है अनारकलीज राइवल, यू कैन कॉल हर। तो वो भी चाहती है सलीम को, और वो चाहती है कि सलीम के साथ ज़िंदगी बिताएं एंड ऑल दैट, बट सडनली अनारकली आ जाती है और उसका जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो दैट्स वाई शी टर्न्स इनटू एन ईवल वूमन, और वो मतलब इंस्टिगेट करने लगती है, सबको मैनिपुलेट करने लगती है अपने तरीके से कि अनारकली इज़ नॉट गुड। सलीम को भी वो भड़काने की कोशिश करती है कि भाई अनारकली इज़ चीटिंग ऑन यू, शी इज़ बिट्रेइंग यू। तो ऐसा है। और उसके साथ 2 मेरे गाने भी हैं लाइव, तो मैं अनारकली के साथ एक गाती हूँ और एक मैं अकेली गाती हूँ जब एंड सीन से जस्ट पहले। सो ऐसा है मेरा कैरेक्टर। इतने बड़े जो कास्ट को लेके चलना, इतने मतलब पात्र हैं इसमें, और जो परफॉर्मेंस इनके साथ होंगे, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं सारे, लगभग 150 का आपने बताया जो टोटल का आपकी टीम है, उनको कैसे मैनेज किया आपने? पहले तो ट्रेंड कैसे किया इतना परफेक्शन के साथ, और फिर उनको साथ लेके चलना, मतलब 10-20 लोगों की टीम हम समझ सकते हैं, हम इतने शो देखते हैं, हमने करवाए भी हैं, वही अपने में इतना चैलेंज होता है, लेकिन इतनी बड़ी टीम को अपने साथ लेके चलना, उनसे परफॉर्म करवाना। तो आपके जो सवाल है उसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि ये आर्टिस्ट, तो ये आर्टिस्ट अपने आप में इतने अच्छे हैं, और अब थोड़ा उसका जो है जायका आपको मिलेगा दोनों का एज सिंगर्स, और उसके साथ साथ ये इतने रिस्पॉन्सिबल है कि मेरा काम जो है बहुत कम हो जाता है। तो एक बार इनको बता दिया क्या करना है, तो ये फिर जो है अपना काम लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो दूसरी बात रही कि इतना सब जो लेके जाना है, तो उसमें मैं उसका श्रेय दूंगा आनंद साहब को, कि इन्होंने ये जो कोशिश की है, मैं कोशिश ही कह सकता हूँ उसके बारे में, और जो उन्होंने बेड़ा उठाया है, ये कोई आसान काम नहीं है, और ये कोई जो है बिल्कुल ही ना मुमकिन जैसा काम है, और ये बहुत गैर मामूली किस्म के इंसान हैं ये, और उनके साथ जो इनके पार्टनर हैं दुष्यंत साहब जो नहीं है। तो मैं समझता हूँ जिस जुनून से मुग़ल आज़म बनी थी, उसी जुनून से वो जो है इसको नॉर्थ अमेरिका में भी लेकर जा रहे हैं। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं करते हैं, थोड़ा सा पागलपन होना चाहिए। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा ये पागल है, लेकिन ज़रा थोड़े नॉर्मल तो नहीं है कि इस किस्म का शो करने के चक्कर में। हमें ये बताएं कि बात इन्होंने सही कही है कि 5 से 10 लोगों का टीम लेके कोई शो करवाना, लेकिन मुग़ल आज़म को स्टेज पे लाना ये असंभव सी बात लगती है। और एक प्रोड्यूसर के, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के हवाले से देखें तो लगता है यार इतना रिस्क है, इतना बड़ा खर्चा करने के बाद क्या ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी, क्या आपका जो रिटर्न है वो वापस भी कुछ आएगा कि नहीं आएगा। तो इतना बड़ा चैलेंज लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। थोड़ा आप भी बताएं हमें। तो ये ना चैलेंज से बड़ी तो ये ना, ये एक्चुअली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, कि पहले तो मुग़ल आज़म इन इटसेल्फ इतना बड़ा ब्रांड, जैसे अभी आपने बताया कि अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री भी देखो तो इट इज बिफोर मुग़ल आज़म एंड आफ्टर मुग़ल आज़म। तो और मुग़ल आज़म को यहाँ पे लेके आना, मतलब वो इन इटसेल्फ इट वाज अ बिग चैलेंज और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो जब हमने ये बात जब शुरू करी तो हमने पहले ही प्लानिंग ऐसे रखी थी कि कोई भी चीज ऐसे करेंगे कि जहाँ पे ना जीरो कॉम्प्रोमाइज हो, बिकॉज अगर कोई भी चीज को अगर आपने अगर चेंज कर दिया, जहाँ से जो इंडिया में जो ये प्ले बना है, जो स्केल पे बना है, उसमें से अगर आपने कोई भी अगर चीज अगर आपने निकाल दिया, कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करी, तो उसका जब एसेंस निकल जाएगा तो फिर वो चीज मुगले आजम नहीं रहेगी। ठीक है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए वी प्लान्ड एवरीथिंग बैकवर्ड्स कि प्रोडक्शन चाहिए तो ये ऐसी ही चाहिए, तो उसके लिए क्या क्या करना है। तो सारी की सारी जो सेट के जो पीसेस हैं वो सारे के सारे इंडिया से बन के आए। ना हमने कॉस्ट्यूम्स में या ना हमने किसी डांसरों में हमने किसी कमी की है, ना हमने कोई फ्रॉम द लाइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू या प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता जी। अगर आप उसको किसी को भी अगर आप चेंज भी करने जाओ, तो जब हमको वो एक चैलेंज पता थी तो हमने वो चैलेंज को हमने पहले तो उसी को रिवर्स इंजीनियर किया कि ये तो पहले चाहिए, तो बाकी सब कुछ जो है वो रिवर्स काम करो, बिकॉज उसके अंदर तो आप कोई देयर इज नो वे कि आप कोई चेंज करो। तो बस उसी को करते हुए चल रहे थे आगे, एंड हियर वी आर। क्या बात। तो मेरे को ऐसे आपकी बात सुनकर लग रहा है कि हमें वो पुराने वही जो उस टाइम के उस एरा के कॉस्ट्यूम्स इसमें देखने को मिलेंगे, और वो जो इतना सारा जो लाइटिंग वगैरह का वो जो वहाँ पर इंतज़ाम था, तो वो वैसा आपने उसका काफ़ी, आप बता रहे हैं कि काफ़ी खास ख्याल रखा उसका। ये जो देखो एक एरा में वो एक पिक्चर बनी थी, और अब ये एक नया एक दौर है, एक नया एक एरा है जहाँ पे हम ये प्ले को देख रहे हैं। प्ले में 50 सीन है, जो ट्रांजिशंस है वो फ्रॉम द टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, जो आज की जो एक स्टेट ऑफ आर्ट जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रोजेक्शंस है, जो हिसाब से जो हमारे सीन्स जो चेंज होते हैं, तो उस मॉडर्न तरीके को पुराने टाइम में रखे हुए, और जो टेक्नोलॉजी है दैट डजंट ओवरपावर द प्ले, दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द प्ले, एंड दैट इज वेयर द ब्यूटी। तो जो फील है, जो वाइब है, वो पूरी मुगल आजम वाले वो टाइम की उस एरा की है जी। एक लास्ट सवाल है फिरोज साहब, बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है, मुझे पता समय की थोड़ी सी नज़ाकत है। ये जो जिस स्टेज के ऊपर आप ये सब करने जा रहे हैं, इसके लिए एक अलग तरह की स्टेज चाहिए। सिंगिंग के लिए तो आप कहीं भी खड़े हुए और 10-20 हज़ार लोग हैं, गा दिया, मज़ा आया, लेकिन जो मुगल आज़म का जो आप कंसीव किया है इसके लिए तो आपको पहले थोड़ा जाके आप देखते हैं कि ये स्टेज जो है ये वाकई उसके काबिल है कि नहीं है, क्योंकि हर स्टेज पे तो इसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। इसीलिए हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जगह ये परफॉर्म हुआ है। अब जाके एक और जगह खुली है तो वहाँ हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे थिएटर है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑडिटोरियम बनाते हैं जहाँ शादियाँ भी होती हैं और ऑबिचुअरीज भी जब होती है सब लोग वहाँ वो भी करते हैं, तो एक ही जगह पे सब हो जाता है, डांस भी होता है, ड्रामा भी होता है। तो किसी ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया है कि इस किस्म का थिएटर बनाए कि जहाँ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रोडक्शन हो सके। इसीलिए आप ब्रॉडवे पर जाते हैं और आप कहते हैं कि ब्रॉडवे तो हिंदुस्तान में हो नहीं सकता है, और इस बात हमने प्रूव किया है कि ब्रॉडवे और हमारे में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज आ गई तो इमेजिनेशन तो हमारे पास भी है, टैलेंट भी हमारे पास है। ये सारे जो टैलेंट आप देख रहे हैं, तो ये दोनों और दूसरे भी जो हैं इसमें, दे आर ऑल वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स, बट यू नीड अ वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म. You understand? So we've been able to now give a world-class platform and to create this, all that we needed, we've got it. And नेचुरली जब एक एक स्टेज हम देखते हैं तो उसमें जैसे आनंद साहब ने यहाँ जितने भी थिएटर जो लिए हैं वो दे आर वर्ल्ड क्लास, इतने बेहतरीन से बेहतरीन थिएटर, तो वो सब चेक करना पड़ता है, अकूस्टिक सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, क्योंकि जैसे फिल्म होती है, एक बार आपने फिल्म बना ली तो अभी भी आप देखें तो दिलीप कुमार वैसे ही दिखेंगे, मधुबाला वैसे ही दिखेंगी। यहाँ तो हर शो जो है ये एक पूरा एक नया एक्सपीरियंस होता है पूरे तरीके से, क्योंकि कोई भी चीज़, एक केबल भी अगर हिल गया तो पूरा शो ख़राब हो जाएगा। तो इसको हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है, लेकिन यही तो इसका मज़ा है लाइव परफॉर्मेंस का। तो मैं इसे कोई चैलेंज नहीं समझता हूँ, मैं तो इसे मज़ा समझता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, भारत में तो करना फिर भी आपके लिए, मुझे पता चैलेंज तो वहाँ भी होंगे, लेकिन विदेशों में लेके आना इतनी बड़ी टीम को, सेट को, उसके चैलेंजेस थोड़े से बताएं हमें। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि अगर वहाँ कहीं भी कोई दिक्कत हो गई, जैसे हमारे 8 कंटेनर चल रहे हैं 50 फुट के, तो वो अगर कहीं बीच में रुक गए या कुछ भी हो गया, या अगर ड्राइवर भी सो गया या जो भी हो गया, तो उसका पूरा कॉन्सिक्वेंस शो पे होता है। तो वो सबसे बड़ा वो है इसका। दूसरी बात ये है कि 3 से 3.5 महीने का जो शो है, तो उसमें जितनी पूरी टीम है उसको इंगेज रखना, बिकॉज 3.5 महीने बड़े लंबे होते हैं, इतने बड़ा ये जो है। हाँ, आजकल तो 3.5 महीने की शादियाँ भी नहीं चलती हैं, तो यहाँ तो 3.5 महीने हमको जो है तो
ये जो है, ये हमारा तो कुछ कम से कम जो है, दैट इज व्हाई आई टेल माय एक्टर्स दैट इफ यू आर इन थिएटर इट्स लाइक अ मैरिज, when you are doing TV and film it's like a, you know, you have a small little affair and then you go out with that. So ये जो है 3.5 महीने सबको रखना, इंगेज रखना, खुश रखना, एंड वही एक जज्बे के साथ में, जैसे नेहा ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि हर शो नया शो लगना चाहिए, फ्रेश लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये हो गया है और ये कर रहे हैं उसको, नहीं, हर बार एक नया एक्सपीरियंस वो बरकरार रखना, ये चैलेंजिंग काम। अच्छा, जब आपको तालियां मिलती हैं, साथ के साथ पता चल जाता है कि अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा, कैसे रिसीव किया जा रहा है, फिर और मज़ा आता होगा और परफॉर्मेंस उभर के आती होगी। जी, आई थिंक वही हमारा फ्यूल है, वही फ्यूल है कि जैसे ही हमको, और एक इसी मीडियम में वो हमारे पास एडवांटेज है कि हम जैसे परफॉर्म करते हैं हमें उसका इमीडिएटली रिजल्ट मिलता है। या तो और वही हमारा दैट कीप्स अस गोइंग, वही हमारा फ्यूल है। वो जैसे हमको जितना प्यार देते हैं हम उसको उतना ही दुगना रिटर्न करने की कोशिश करते हैं। बस जी, बहुत अच्छा ये जो म्यूजिकल प्ले जो होने वाला है, तो हम बस आप सबको कह देते हैं कि आप ज़रूर इसके लिए अपनी टिकट्स बुक कराएं और चल के आप देखिए, इसको एंजॉय कीजिए, और जिस मज़े से ये परफॉर्म करने वाले हैं, मुझे लगता है ऑडियंस को उतना ही मज़ा आने वाला है इसको एंजॉय करने में। बिल्कुल जी, फिल्में बहुत बनती हैं, बढ़िया से बढ़िया बनती हैं, और शोज़ यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं, बढ़िया से बढ़िया सिंगर आते हैं, लेकिन ऐसे कई बार लगता है रेपिटेशन हो रही है। कुछ लोग तो 20-20, 50-50 साल से आए जा रहे हैं वही गाने, लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है आपके शहर में, टोरंटो में, कि एक बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। और हम दाद देते हैं, इन सबको नाम लेंगे तो फिर बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, जिन्होंने ये सोचा, जिन्होंने इसके पीछे फाइनेंसिंग जिन्होंने करी, इतना बड़ा इसका रिस्क लिया, जिन्होंने परफॉर्म किया, फिर कमिट किया, अपनी फैमिलियों से दूर हैं, कब से निकले हुए हैं ये लोग सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए। तो इतना बड़ा ये जो एक मौका, अपॉर्चुनिटी आपके पास, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ रही है, और ये पहली बार हो रहा है भारतीय सिनेमा के इतिहास में कि एक फिल्म को, और वो भी मुग़ल आज़म जैसी फिल्म को, एक थिएटर में, एक स्टेज पे लाके दिखाया जा रहा है। तो ये छोटा कोई काम नहीं है, बहुत बड़ा एक इनका ये प्रयास है, इसकी हम डेफिनेटली इसकी प्रशंसा करते हैं, और हम ये चाहेंगे आप सबसे, टोरंटो वासियों से, कि इन्होंने अपना काम कर दिया। अब आपकी ये ड्यूटी भी बनती है कि इनको हौसला अफजाई करें, आएँ, देखें, और फिर दूर दूर तक इस मैसेज को पहुँचाएँ जो आपके अंदर के जज्बात आएंगे जब देखने के बाद। और हम वहाँ मिलेंगे आपको, हमारी टीम होगी, पूछेंगे आपको कि जो वाकई जो उन्होंने कहा वो आपको वैसा लगा कि नहीं लगा। हमारा दावा है ये लगेगा, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी आपको यही हमारा निवेदन है सबको कि आएँ, और इसके जो हम आपको आने वाले दिनों में जानकारी दे रहे हैं ज़रूर देखें। मुग़ल आज़म ये जो इनका एक शो है, थिएटर में के रूप में स्टेज के ऊपर आपके लिए लेके आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बातें करनी थी, लेकिन ओमपुरी साहब की एक बात से मैं फिनिश करना चाहूँगा। उनसे हमारी बहुत दोस्ती थी, घर जैसे हमारे बड़े भाई थे जी हमारे। तो और उनको मैंने बड़े बार जब पूछता था ना आपकी बेस्ट मूवी कौन सी है, बढ़िया से बढ़िया किरदार करे, वो कहते जो मुझे थिएटर से मज़ा आता था ना, कहते कभी किसी मूवी में नहीं आया। एक बात बताऊं कि कुछ महीने पहले उनका देहांत हुआ, उससे पहले मुझे एयरपोर्ट पर मिले थे और हम दोनों बात कर रहे थे साथ में प्ले करने के लिए। क्या बात? हमारी बात हो रही थी उसके बारे में। हाँ, तुम्हारी अमृता में मेरा प्ले। आपका प्ले था? अरे कमाल की बात है, और फारूक शेख थे। कमाल की बात है। देखिए क्या सबब की बात है, हमें पता ही नहीं। तो जब हम पीफा अवार्ड शो करने जा रहे थे तो पुरी साहब ने मुझे बोला कि लिसन, मेरी एक शर्त रहेगी कि एक प्ले भी करूँगा और वो आपको अरेंज करना है। और यहाँ के ब्रैम्पटन के रोज थिएटर में हमने वो प्ले करा था। उन्होंने उसका पंजाबी में अनुवाद करवाया, पंजाबी वर्जन किया, और दिव्या दत्ता ने वो रोल किया, शबाना का और फारूक का उन्होंने किया, और वो रोए उस प्ले करते करते, और लोग रोए और सबकी आंखों में आंसू थे, और वो परफॉर्म करते करते खो ही गए कि वो जैसे वो पात्र ना हो, वो वही इंसान हो जो प्ले। उनका ज़िंदगी लोगों ने देखा नहीं है, क्योंकि मैंने तो उनका पूरा करियर थिएटर में देखा हुआ है कि वो जब स्टेज पे आते थे तो कोई इर्द गिर्द दिखता ही नहीं था। इतने बड़े एक्टर थे उस स्टेज के, और इसीलिए लोगों ने उनका स्टेज का काम नहीं देखा है ज़्यादा। ये जो है इट्स अनफॉर्चुनेट, बिकॉज लोग फिल्म से जानते हैं, लेकिन स्टेज पे वो आदमी जादू था। चलिए, आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको स्टेज पे काम करने का मौका मिल रहा है, और इतनी बड़े कैनवस पे मिल रहा है, और ऐसे
दिग्गज जो लोग हैं उनके साथ काम कर रहे हैं। आपका हुनर और भी निखर के आएगा, मुझे दावा है। आपको एक लंबी जर्नी अभी तय करनी है, लेकिन हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना